अब मैं द्वितीय सत्र के विधिवत शुभारंभ की इस कड़ी में सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सुमन रानी मक्कड़ मैडम को। और उसके पहले मैं जानकारी दे देना चाहूंगा, द्वितीय सत्र के हमारे सरस्वत अतिथि और वक्ता प्रोफेसर हेतु भारद्वाज जी सर हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। मैं भारद्वाज जी का हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। भारद्वाज जी सर, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अब मैं आमंत्रित करता हूं सुमन रानी मक्कड़ मैडम को कि वे कल आयोजित हुए द्वितीय तकनीकी सत्र का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। सुमन रानी मक्कड़ मैडम। सभी साथियों को नमस्कार। सर, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। बहुत अच्छी। सभी साथियों को नमस्कार। आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान और गोविंद गुरु कॉलेज बांसवाड़ा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ज्ञान गंगा प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वितीय दिन दिनांक 2/2/2021 के द्वितीय तकनीकी सत्र में डॉक्टर पल्लव नंदवाना जी ने हिंदी साहित्य पत्रकारिता विषय पर बहुत ही सटीक, ज्ञानवर्धक और सारगर्भित अपना व्याख्यान दिया। वक्तव्य के प्रारंभ से पूर्व में ही पल्लव जी के व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा कार्यक्रम के सचिव डॉक्टर मनोज पंड्या जी ने दी और वक्तव्य का प्रारंभ पल्लव जी ने हिंदी साहित्य और पत्रकारिता में 3 मुख्य बातें होना बताया। उन्होंने कहा कि हिंदी साहित्य की गतिशीलता के लिए पत्रकारिता की आवश्यकता हमेशा रही है, क्योंकि पत्रकारिता ने अपने उद्भव से ही समाज और देश को दिशा देने का कार्य किया है। भारतेंदु जी पत्रकारिता के जन्मदाता रहे और पल्लव जी ने यह भी बताया कि विभाजन पूर्व हमारे देश के मूल्य भिन्न थे, तो पत्रकारिता का स्वरूप भी भिन्न था। आजादी उपरांत बदलते मूल्य, बढ़ते पूंजीवाद से पत्रकारिता का फ्लेवर भी धीरे धीरे बदलता गया। पल्लव जी ने साहित्यिक पत्रकारिता को 3 भागों में विभाजित कर विस्तार से चर्चा की। लघु साहित्यिक पत्रिकाएं, संस्थानिक साहित्यिक पत्रिकाएं और राजकीय साहित्यिक पत्रिकाएं। इन तीनों पर विस्तार से चर्चा करते हुए अनेक पत्र पत्रिकाओं के नाम भी उन्होंने उजागर किए। सभी सहभागियों के लिए पत्रिकाओं की जानकारी हेतु लिंक भी प्रेषित किए। लघु साहित्यिक पत्रिकाओं के महत्व को उजागर करते हुए पल्लव जी ने कहा कि यह मुनाफे की कामना से मुक्त होती हैं, सच्चे साहित्य का प्रचार करती हैं। उपनिषद के सूत्र सत्य का मुंह सोने के पात्र से ढका है को युगीन पत्रकारिता से संदर्भित मानते हुए लघु साहित्यिक पत्रकारिता की उपादेयता को अधिक प्रासंगिक और प्रभावी माना है। पल्लव जी ने साहित्यिक पत्रिकाओं को उत्कृष्ट बनाने में संपादक के योगदान को अहम माना है। राजकीय साहित्यिक पत्रिकाओं का स्तर गिरने का कारण सरकारी प्रक्रिया के तहत लोगों का आना जाना लगा रहना बताया। कुछ संस्थानिक पत्रिकाएं जो केवल विज्ञापनों का प्रचार प्रसार करती हैं, मुनाफा कमाने को छपती हैं, तो ऐसी पत्रिकाएं विज्ञापन दाताओं के विरुद्ध, करदाताओं के विरुद्ध कभी कुछ नहीं प्रकाशित करती। ऐसी पत्रिकाओं में विचारों की स्वाधीनता और विश्वसनीयता नहीं रहती। इसलिए पल्लव जी ने माना पत्रिकाएं विज्ञापनों के लिए बिकने वाली नहीं, विचारों की स्वाधीनता हेतु होनी चाहिए। अच्छी पत्रिकाएं धरोहर के रूप में हमेशा संरक्षित रहती हैं। अपने वक्तव्य में पल्लव जी ने एक बहुत गहरी बात कही कि आज इंटरनेट के आगमन से मुद्रित युग समाप्त नहीं हुआ है। इंटरनेट से साहित्य का प्रचार प्रसार बढ़ा है, लेकिन कुछ चिंतनीय बिंदुओं को उन्होंने अवश्य रेखांकित किया है। आज साहित्यिक पत्रिकाओं में सांस्कृतिक स्वरूप का परिष्कार करना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है।
पूंजीवादी प्रभाव होने से स्वायत्तता नहीं रही। यूजीसी में शोधार्थी की गुणवत्ता की पहचान के मापदंड यूजीसी केयर लिस्ट में शोध पत्र प्रकाशित करवाना ना होकर शोध पत्रिका प्रकाशित करना होना चाहिए। पाठक निरंतर पढ़े, निरंतर लिखे और इस निरंतरता को बनाए रखे, यही बीज मंत्र पल्लव जी ने पाठकों को दिया। सभी साथी गणों के लिए भी कुछ सुझाव दिए कि कक्षा के विद्यार्थियों को पुस्तकालय ले जाकर साहित्यिक शोध पत्रिकाएं पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इन सब विचारों के साथ पल्लव जी ने अपने वक्तव्य को विराम दिया। तदुपरांत सहभागियों ने प्रश्न भी किए, जिनका निस्तारण पल्लव जी ने बहुत ही सटीक ढंग से दिया। वक्तव्य उपरांत डॉक्टर कृष्ण बलदेव सिंह राठौड़ जी ने पल्लव जी का धन्यवाद ज्ञापित किया। धन्यवाद। धन्यवाद सुमन रानी मैडम, बहुत बहुत आभार। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आज के द्वितीय तकनीकी सत्र में आमंत्रित वक्ता और सारस्वत अतिथि प्रोफेसर हेतु भारद्वाज जी। प्रोफेसर हेतु भारद्वाज जी से बांसवाड़ा का कुछ ताल्लुकात बहुत पुराना है। सभी संभागियों को बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। भारद्वाज जी 1965-66 में बांसवाड़ा में उन्होंने सेवाएं दी हैं, जैसा ही मेरी बात हुई थी भारद्वाज जी सर से। और भारद्वाज जी साहित्य जगत में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपके 9 कहानी संग्रह, एक उपन्यास बनती बिगड़ती लकीरें, व्यंग्य संग्रह, नाटक के अलावा मुख्य रूप से आलोचना संबंधी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिनमें महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय एकता और हिंदी, स्वातंत्रोत्तर हिंदी कहानी में मानव प्रतिमा, परिवेश की चुनौतियां और साहित्य, संस्कृति और साहित्य, हिंदी कथा साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी कविता का विकास, हिंदी साहित्य का इतिहास 750 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक, संस्कृति शिक्षा और सिनेमा, संस्कृति संवाद, हमारा समय, सरोकार और चिंताएं, साहित्य और जीवन के सवाल, 2 दर्जन संग्रह तथा विश्वंबरनाथ उपाध्याय पर केंद्रीय साहित्य अकादमी से मोनोग्राफ आदि दर्जन से अधिक पुस्तकें उनकी सृजन और कृतित्व की बयानी करती हैं। आपने 6 पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें आज की कविता, तटस्थ, मधुमती, समय माजरा, अक्सर और पंचशील शोध समीक्षा। यह हम सभी के लिए बड़ा सौभाग्य है कि प्रोफेसर हेतु भारद्वाज अपने साहित्य के चिंतन, सृजन और समीक्षायन के अनेक दशकों का अनुभव लेकर हमारे साथ आज उपस्थित हैं। मैं पुनः प्रोफेसर हेतु भारद्वाज जी सर का पूरे संभागियों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रोफेसर भारद्वाज आज हमारे बीच स्वातंत्रोत्तर हिंदी कविता, विचार एवं अभिव्यक्ति के नए आयाम पर अपने विचारों से हमें साझा करेंगे। प्रोफेसर हेतु भारद्वाज जी सर। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, पांड्या जी और उपस्थित सभी मेरे विद्वान साथियों, आपका जो ये कार्यक्रम चल रहा है निदेशालय की तरफ से, क्षमा करें मैं निदेशालय कह गया, अब तो आयुक्तालय है, निदेशालय तो हमारे जमाने में हुआ। ये ज्ञान गंगा के नाम पर आपको थोड़ा सक्रिय किया और आप लोगों को ये अवसर भी दिया कि विभिन्न विषयों पर बातचीत करें। जिस तरह से ये कार्यक्रम चल रहा है, मैं बहुत संतुष्ट इससे नहीं हूं और मैं सामान्यतः इनसे अपने आप को बचा करके रखता हूं, लेकिन जहां ऐसी व्यवस्था आ जाती है कि मुझे बोलना ही चाहिए, तो पांडे जी ने मुझे फोन पर कहा कि बांसवाड़ा में यह आयोजन हो रहा है, तो बांसवाड़ा के साथ मेरा आघातमक संबंध जुड़े हुए हैं। मैं 66 से लेकर 68 तक बांसवाड़ा के इसी राजकीय महाविद्यालय में पढ़ाता था और मुझे बांसवाड़ा प्राकृतिक वैभव की दृष्टि से बहुत आकृष्ट करता था। शायद जीवन में पहला अनुभव कि बादलों के बीच में कैसा अनुभव होता है,
इसकी अनुभूति मुझे बांसवाड़ा में ही हुई, जब पहाड़ियों पर बरसात के समय घूमने का अवसर मिला। जिस मकान में मैं रहता था उसके पीछे माही का गेस्ट हाउस था, और इन दोनों के बीच में जो वृक्ष थे वो अद्भुत दृश्य उपस्थित करते थे, और मैं उनमें घुमा करता। तो उस समय की याद करते हुए मैंने सोचा कि बांसवाड़ा के लोगों से तो मुझे मुखातिब होना ही चाहिए, इसलिए मैंने ये स्वीकार कर लिया। मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं कि आप इन कार्यक्रमों में जो औपचारिकताएं बहुत ज्यादा निभाते हैं, उनसे आप अपने को मुक्त कीजिए। मैं 84 वर्ष का हूं, लेकिन मुझे इन औपचारिकताओं में कोई रुचि नहीं है। जिसको आपने वक्ता के रूप में बुला लिया वो महान तो अपने आप ही हो गया। आप मूर्ख व्यक्ति को थोड़े ही बुलाते हैं, या परिचय में ये थोड़े कहते कि हमने आज एक मूर्ख आदमी को बुलाया है सुनने के लिए। तो ये जो औपचारिकताएं आप इतनी सारी निभाते हो, मैं आपके ही नहीं कह रहा हूं, कोटा में ऐसा ही हुआ था तो वहां भी मैंने यही बात कही कि आप औपचारिकताओं में कम से कम समय देने का प्रयास कीजिए। क्षमा करें मैं ये बात अनर्गल कह गया, बुरी लगे तो आप इसको भूल जाना, लेकिन मेरा आग्रह ये रहेगा कि इन चीजों का पालन करना चाहिए और हमें कुछ आगे के समय के साथ चलने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे पांड्या जी ने कहा कि आप स्वातंत्रोत्तर हिंदी कविता की विभिन्न धाराओं के ऊपर अपनी बात कहिए। ये विषय बहुत बड़ा है और एक भाषण में समेटना इसको बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं कुछ मुख्य बातें आपके समक्ष रखूंगा। देखिए, कुछ चीजें हम पहले ही समझ लें। एक तो ये कि कोई भी धारा न किसी समय के किसी खास बिंदु पर समाप्त होती है, न किसी खास बिंदु पर आरंभ होती। जैसे हम ये मानते हैं कि तार सप्तक जो 1943 में प्रकाशित हुआ था, उससे प्रयोगवाद का आगाज हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि तार सप्तक के प्रकाशन से पूर्व और इस तरह की कविताएं लिखी नहीं जा रही। कविताएं लिखी जाने लगी थी, और जिन लोगों की कविताएं तार सप्तक में संग्रहित की गई वही लोग लिख रहे थे। तो देखिए, जब परिवर्तन की जो धारा आती है वो एकदम नहीं आती है, बल्कि धीरे धीरे आती है। इसी तरीके से जो समय की गति है, उस समय की गति में एक बिंदु स्वतंत्रता प्राप्ति का भी है, गणतंत्र के स्वीकारने का भी है। और हम ये मान लें कि 1950 के आसपास के समय में हमें स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता उस पॉइंट पर जरूर मिली हमको, लेकिन हमारे प्रयास तो एक शताब्दी पहले से ही शुरू हो गए। यानी अगर हम 1957 मांगे तो 1947 में हम आजाद हुए, तो कम से कम 90 वर्ष तो लग ही गए, और हो सकता था और भी लग जाते। लेकिन जो औपनिवेशिक सत्ता थी, उस सत्ता को मजबूर होकर के ये देश छोड़ा, और ये हमारी जिजीविका थी, हमारी अपनी संघर्ष शक्ति थी कि हमने उन लोगों को, जिनके राज्य में सूर्य नहीं छिपता था, उन लोगों को इस देश से जाने के लिए विवश कर। और हम उस जाने को लेकर के गर्वित इसलिए भी होते हैं कि हमने जो अंग्रेजों के खिलाफ औजार अपनाए वो अन्य देशों के औजारों से सर्वथा भिन्न थे। हमने सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना। ये बिल्कुल एक नया प्रयोग था, और इस प्रयोग के कारण ही हमको इतनी बड़ी सफलता मिली। तो ये गांधी जी एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरे कालखंड में छाया हुआ है और अभी भी छाया हुआ है। संभवतः भारत का और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भारत के बाहर इतना लोकप्रिय हो, जिसकी प्रतिमाएं इतनी ज्यादा हो, या जिसकी मान्यता इतनी ज्यादा हो, या लोग जिसको इतना महत्व देते। तो ये गांधी जी का भी समय है, वो एक काफी लंबा कालखंड है, और उस कालखंड का प्रभाव अभी भी हमारे लोग जिसको इतना महत्व देते। तो ये गांधी जी का भी समय है, वो एक काफी लंबा कालखंड है, और उस कालखंड का प्रभाव अभी भी हमारे ऊपर है, और हमें इस प्रभाव को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए।
क्योंकि जो एक नया प्रयोग उन्होंने किया था अनेक क्षेत्रों में, वो पूरे विश्व के लिए, पूरे चिंतन परिधि के लिए नया प्रयोग था। तो जब देश आजाद हुआ तो हम गांधी जी की छवि को लेकर के और एक स्वतंत्र देश में आए। मुझे स्मरण है कि जब देश आजाद हुआ था तब का भी स्मरण है, और जब गांधी जी की हत्या की गई थी तब का भी स्मरण, और मुझे यह भी स्मरण है कि जिस दिन गांधी जी की हत्या का समाचार आया था उस दिन हम कक्षा में बैठे हुए रो रहे थे। हम में से किसी को यह पता नहीं था कि हम क्यों रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, हमें पता ही नहीं था, हमने गांधी जी को देखा ही नहीं था। लेकिन गांधी जी हमारे मन और मस्तिष्क में इतनी घनीभूतता के साथ जुड़ गए थे कि हमें आजादी का पर्याय गांधी जी लगते, हमें भारत का पर्याय आजाद गांधी जी लगते, हमें देश में सब कुछ का पर्याय गांधी जी। तो इसके साथ हमारा स्वातंत्रोत्तर काल शुरू होता है, और जिस समय स्वातंत्रोत्तर काल शुरू होता है उस समय कविता की बहुत सारी धाराएं चल रही। यद्यपि छायावाद का अवसान हो चुका था, लेकिन छायावाद के सभी स्तंभ प्रसाद को छोड़कर सुमित्रानंदन पंत भी बराबर लिख रहे थे, निराला जी बराबर लिख रहे थे, महादेवी जी बराबर लिख रही थी, और जो और धाराओं के कवि हैं जिनका उदय स्वतंत्रता से पूर्व हुआ, चाहे वो बच्चन हो, चाहे नीरज हो, चाहे रामधारी सिंह दिनकर हो, ये लोग भी पूरी सक्रियता से लिख रहे थे। और उर्वशी जैसे काव्य का प्रकाशन भी उसका रचनाक्रम भी स्वतंत्रता के बाद ही हुआ। मैथिलीशरण गुप्त भी स्वतंत्रता के बाद लिखते रहे। तो एक बड़ी पुराने लोगों की पीढ़ी थी जो बराबर लेखन के काम में लगी हुई थी, और उनके अपने विचार थे, अपनी धाराएं थी। हम बहुत आसानी से न दिनकर जी को किसी धारा में बांध सकते हैं, ना हम सुमित्रानंद पंत को बांध सकते हैं, ना निराला को बांध सकते। तो लेकिन अगर हम देखें तो निराला को छायावादी कवियों में, लेकिन अगर अतुकांत कविता के उन्मीलन को हम रेखांकित करें तो हम पाएंगे कि शायद ये काम सबसे पहले निराला जी ने किया। लेकिन देखिए, हम बहुत ज्यादा थोड़ा सा सरलीकृत करके छोड़ते हैं, देखते हैं चीजों को, कि हमें लगता है कि निराला जी ने जो अतुकांत कविता का फैशन चलाया, इसका मतलब यह था कि कवि पूरी तरह स्वतंत्र हो गए और कवियों ने जैसे चाहा गद्य को ही पद्य बना करके प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं था। देखिए, आप लोग जानते होंगे कि निराला जी बहुत अच्छे गायक थे, बहुत अच्छे संगीतकार थे, उनको कई वाद्य वृंद बजाने आते थे, और उन्होंने वही व्यक्ति छंद को तोड़ सकता है जो छंद पर अधिकार रखता हो। तो निराला जी ने यह महसूस किया कि शायद हमारा परंपरागत छंद हमारी अभिव्यक्ति के लिए अब बहुत ज्यादा कारगर नहीं रहा है, इसलिए हमें दूसरी तरफ बढ़ना चाहिए, और निराला जी ने यह काम किया। लेकिन इसकी परिणति जो होती है वो अज्ञेय के प्रयोगवाद से, अज्ञेय के तार सप्तक से होती, और शुरू में जो कविताएं हमें अजीब सी लगती हैं, धीरे धीरे वही कविताएं स्थापित हो जाती हैं और वो कविता नई कविता के रूप में स्थापित। तो अगर हम देखें तो आजादी के बाद जो सबसे प्रमुख कविता धारा है हमारे सामने हिंदी में, वो नई कविता है। और नई कविता में अज्ञेय बहुत अग्रणी है, मुक्तबोध बहुत अग्रणी है, गिरिजा कुमार बहादुर बहुत अग्रणी है। देखिए, अगर हम इन नामों को देखें तो सारे के सारे कवि अलग अलग प्रतिज्ञाओं के लोग हैं, लेकिन वो सब नई कविता में आ गए हैं। उसी तरह से जैसे छायावाद में ये चार स्तंभ में, चारों की कविताओं में भी बहुत ज्यादा तुलनात्मक हमें समानता नहीं मिलेगी, लेकिन हमने उन सबको छायावाद के छाते के नीचे रख लिया। उसी प्रकार से नई कविता के छाते के नीचे एक तरफ अज्ञेय थे, दूसरी तरफ मुक्तिबोध थे, तीसरी तरफ श्रीकांत वर्मा थे, विजय देव नारायण शाही थे,
और इनका सबका झंडा जो उठाया, वो झंडा उठाया जगदीश गुप्त ने। और जगदीश गुप्त ने नई कविता नाम से एक पत्रिका भी निकाली, जैसे उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम वो कर रही थी। उसमें लक्ष्मीकांत वर्मा भी थे, बहुत लोग थे जो नई कविता पर शास्त्र तैयार कर रहे थे। लेकिन देखिए, शास्त्र जब बनता है तो उसके सामने उदाहरण होते हैं। हम अगर 55 के आसपास की कविताओं को पढ़ें तो हमें यह लगेगा कि शास्त्र तो बन रहा है, लेकिन कविता कहीं ना कहीं कुछ बोझिल, कुछ ठंडी और कुछ उदास सी होती है। और ऐसा लगता है कि जैसे नई कविता भी अवसान की ओर चल दी है। और जब नई कविता अवसान की ओर से, एक तरफ तो उस कविता का अवसान होता है, दूसरी तरफ हमारे कुछ स्थितियां भी बदलती हैं। और 60 तक आते आते जिस उत्साह के साथ हमने आजादी का वर्णन किया था, वो हमारा उत्साह ठंडा होने लगा और हम एक मोहभंगी की स्थिति में आते हैं। हमें ये लगता है कि जिन ऐषणाओं को लेकर, जिन महत्वाकांक्षाओं को लेकर हमने देश की आजादी को वहन किया था, जिन सपनों को हमने आजादी के लिए देखा था, वो सपने संभवतः हमारे धूलिसात हो रहे हैं। देखिए, वन मित्र का एक उपन्यास है खरीदी कौड़ियों के बोल, बहुत बड़ा उपन्यास है। वो पूरे भारतीय आंदोलन को रेखांकित करता है। उस उपन्यास का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि कमोवेश हम सबकी यही हालत थी। उसमें एक पात्र है जो स्वतंत्र आंदोलन में भाग ले रहा है, सुबह निकलता है, शाम तक आता है, संघर्ष करता है, क्रांति करता है, क्रांतिकारियों के साथ रहता है। शाम को जब वो घर आता है तो उसके पिता, वृद्ध पिता हैं, वो कहते हैं कि बेटा तुम काम कर रहे हो वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन देखो अब इस छप्पर का फूस तो सारा गिर गया, न ये वर्षा को रोक पाता है, न आंधी को रोक पाता है, इसका भी कुछ इलाज कीजिए। तो बेटा कहता है, पिताजी बस थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए, आजादी मिलने वाली है, इस छप्पर की जगह दूसरा मकान आपको स्वतः मिल जाएगा। ऐसी बहुत सारी कामनाएं पिता व्यक्त करता है, गरीबी की, अभावों की, और व्यक्त करता है। लेकिन वो युवक हर बार यही कहता है पिता से कि पिता देश को आजाद हो जाने दीजिए, सब कुछ अपने आप में। तो हमने आजादी का सपना कुछ इस तरह का देखा था कि जैसे देश के आजाद होते ही सारे दरिद्र दूर हो जाएंगे, सारे अभाव दूर हो जाएंगे, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और हमारे सामने एक स्वर्ग अपने आप बन। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। हमने ये देखा कि जैसी हमने कल्पनाएं की थी, वो कल्पनाएं कहीं भी पूरी नहीं हो पा रही थी। जो सपने हमने देखे थे वो सपने कहीं नहीं पूरे हो पा रहे थे। तो हमारे मन में एक मोह भंग हुआ, निराशा जागी। वो निराशा ही शायद वो तत्व था जिसने नई कविता को ठंडा किया, जिसने नई कविता की जो ऊर्जा थी उस ऊर्जा को कहीं क्षति पहुंचाई। और नई कविता ऐसा लगने लगी कि जैसे अब वो बेकार हो रही है और वो समय से आंख मिलाने में कतरा रही है। देखिए, मैं एक बात आपसे ये कहना चाहता हूं, आप साहित्य के बारे में ये समझ लें कि किसी भी युग का साहित्य हो, वो अपने समय का सबसे बड़ा प्रमाण होता है और समय साहित्य के माध्यम से ध्वनित होता है। हम ये सोचे कि जो पुराने कालिदास जैसे लोग रहे जिन्होंने सौंदर्य की बहुत बड़ी एक राशि हमारे सामने प्रस्तुत की साहित्य के द्वारा, लेकिन उनकी रचनाओं में भी बीच बीच में आपको सत्ता के प्रति काफी आक्रोश मिलेगा। हमारे इस युग के अद्भुत संस्कृत विद्वान हैं डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी, उनकी एक पुस्तक मैंने पढ़ी और वो पुस्तक हमको पढ़नी चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए, मॉडर्निटी ऑफ संस्कृत, संस्कृत की आधुनिकता। हम केवल ये ना मान लें कि हमारे यहाँ सब कुछ अच्छा था, क्योंकि वो हमारे यहाँ हुआ इसलिए सब अच्छा था, इसलिए हम उसको स्वीकार कर लें कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत कुछ खराब भी था और उस खराब को हटाने का काम संस्कृत के लोगों ने भी किया। तो जो संस्कृत की आधुनिकता है उसको रेखांकित करना बहुत जरूरी है। हम ये तो कह देते हैं कि हमारे ऊपर पश्चिमी सभ्यता का बहुत प्रभाव पड़ा इसलिए हमारी चीजें सब गड़बड़ा गई, लेकिन हमारी कौन सी चीज गड़बड़ाई, किस चीज को पश्चिमी सभ्यता ने नष्ट कर दिया, इसके उदाहरण हम ज्यादा नहीं दे सकते। हम ये तो कह सकते हैं कि वेदों में सब कुछ है,
वेदों में हमें सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जब ये पूछा जाएगा कि आप वेदों में ये बताइए कि ये तकनीक कहाँ मिलेगी, तो हमारे पास कोई उत्तर नहीं। हमने वो शोध की आदत छोड़ दी, हमने वो नए 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 उन्मेष करने की आदत छोड़ दी, हमने हर चीज को बहुत वस्तुनिष्ठ तरीके से समझने की और उसका मूल्यांकन करने की आदत छोड़ दी। और उसका परिणाम यह हुआ कि या तो हम मोह पाश में बनते चले गए, जिसको नॉस्टैल्जिया कहते, हम अपनी पुरानी चीजों के प्रति बहुत अधिक मोहग्रस्त हो गए और हमें यह लगा कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, जबकि ऐसा नहीं। हम इतने ज्यादा पश्चिम से एक प्रकार से वो एक घृणा सी हमारे मन में आई कि हमको ये लगा कि हमारा सब कुछ उन्होंने नष्ट कर दिया। ये दोनों ही बातें गलत। देखिए, आप न पश्चिम के प्रभाव को रोक सकते हैं, न आप अपनी पुरानी चीजों की गड़बड़ों को सही कर सकते। समय का प्रवाह कभी रुकता नहीं है, और अगर आप ठहर जाते हैं समय के प्रवाह में और अपनी पुरानी चीजों से अटके रहते हैं तो आप पिछड़ जाएंगे, समय तो आगे निकल जाए। इसलिए आपको समय का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमारे कवियों ने ध्यान रखा। 60 तक आते आते जो जनता में एक मोह भंग हुआ, आक्रोश हुआ, और हमें लगने लगा कि ये आजादी तो वो नहीं है जिसकी हमने कल्पना की थी, ये उन सपनों को पूरा करना नहीं करती जिनकी हमने कल्पना की थी। तो 60 के बाद की जो हिंदी कविता है, जिसने नई कविता का स्थान लिया, नई धारा के रूप में जो हमारे सामने आई, उसमें 2-3 कवियों का मैं नाम लूंगा। एक धूमिल हैं, एक लीलाधर जगूड़ी हैं, और इसके बाद में निरे कवियों की एक पंक्ति आती है जो सबसे पहले तो कविता के व्याकरण को तोड़ते, व्याकरण को तोड़ते। और व्याकरण को किस रूप में तोड़ते हैं? पहले तो भाषा के स्तर पर तोड़ते। अब उनके लिए जो एक, जिसको हम ग्रामीण भाषा कहते हैं, देशज भाषा कहते हैं, वो कविता के लिए अछूत नहीं है। ऐसे शब्द प्रयोग, धूमिल की कविता को पढ़ लीजिए, लीलाधर जगूड़ी कविता को पढ़ लीजिए, उस समय के जितने कवि हैं उन सब कवियों की कविताओं को पढ़िए। सबसे ज्यादा आप रघुवीर साहब को पढ़िए, वहां आप देखिए कि भाषा का क्या रूप है। एक बहुत छोटी सी कविता उनकी है, उनकी हंसी, तो वो बहुत मुश्किल से 8 पंक्तियों की कविता है। उस 8 पंक्तियों में यही कहते हैं कि चारों ओर बड़ी लाचारी कहकर आप हंसे, सबके समय भ्रष्टाचारी कहकर आप हंसे। यानी मैं स्वयं जिन चीजों का पालन कर रहा हूं उन पर उनकी मैं हंसी उड़ा रहा हूं। लेकिन वहां कवि कहता है, जब आप अपनी चीजों की हंसी उड़ा रहे हैं, तो कवि कहता है कि कितने आप सुरक्षित होंगे, मैं सोचने लगा, सहसा मुझे अकेला पाकर फिर से आप हंसे। अब देखिए, यहां कविता का जो पूरा मर्म है और जो कविता की मारक शक्ति है वो हमारे सामने प्रकट, कि जो एक नेता सब चीज पर अपनी टिप्पणी कर रहा है कि सब भ्रष्टाचारी है, सब कुछ महामारी है, सब कुछ खराब है, और हंस देता है, अपनी चीजों का हंसी उड़ा रहे हैं। लेकिन उस हंसी का मुकाबला करने के लिए कवि अकेला है। सहसा मुझे अकेला पाकर, कवि अकेला रहेगा जो उसका प्रतिरोध कर सकता है, और यही कविता की ताकत होती है। और कविता की ताकत उस प्रतिरोध में छिपी होती है। तो धूमिल की कविता में वो ताकत थी, रघुवीर साय की कविता में वो ताकत थी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता में वो ताकत थी, और लीलाधर जगूड़ी की कविता में, एक बहुत बड़े लोगों की कविता में वो ताकत आई है। और उस कविता धारा ने एक हिंदी कविता के रूप को पलट दिया, और ऐसा पलटा कि जैसे हमारी कविता के संबंध में मान्यताएं ढहती चली गई। शुरू में धूमिल को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसी काल में धूमिल भी लिख रहे हैं और उसी काल में मुक्तिबोध भी लिख रहे हैं। मुक्तिबोध बिल्कुल दूसरी प्रतिज्ञा के कवि हैं। वहां कविता की भाषा का जो व्याकरण है वो बिल्कुल सधा हुआ, वहां कोई उस तरह का देशजपन नहीं होगा, वहां किसी तरह की जिस तरह रघुवीर साय में है हंसी मजाक की, वो नहीं होगी। उनमें एक अनुशासन है, लेकिन ये लोग अनुशासन को तोड़ते हैं। लेकिन मुक्तिबोध की खूबी यह है कि वो अनुशासन को तोड़ते हैं, लेकिन बड़ी शाइस्तगी से तोड़ते हैं।
वही तो कहते हैं कि किले और ये सब हमको ढाने होंगे, हमको परंपराओं को छोड़ना होगा, हमको फिर से नई तरह से समझने कि कविता के बारे में ये आप समझ लीजिए कि हर युग का अपना छंद होता है, हर युग का अपनी भाषा होती है, हर युग के अपने कविता का व्याकरण होता है। और अगर हम उस व्याकरण को नहीं अपनाते हैं, उस फॉर्म को नहीं अपनाते हैं और कविता को नहीं बदलते हैं तो हम फिर पिछड़े रह जाएंगे। देखिए हमारे यहाँ तो छंद शास्त्र बहुत मुकम्मल छंद शास्त्र था और हमने छंदों को ही छोड़ दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि कविता में लय नहीं थी। कविता बिना लय के हो ही नहीं सकती। अब आप कविता पढ़िए रघुवीर साय की, रामदास की हत्या होगी, बड़ी सरल, कि सबको पता था कि रामदास की हत्या होगी, सब कह रहे थे कि रामदास की हत्या, यानी कविता में कुछ भी नहीं है, लेकिन उस षड्यंत्र को लोग समझकर भी नहीं समझ पा रहे हैं कि एक बेचारे को मार दिया जाए और उसका कसूर क्या है? कसूर उसका बेचारापन। तो ये जो धारा आई, इसने हमारे कविता के पूरे शिल्प को, पूरी भाषा को, पूरे छंद शास्त्र को बदला और ये मुख्य धारा बन गई। देखिए आज भी गजल बहुत लिखी जा रही है, आज तो गजल ने एक प्रकार से आक्रमण कर रखा है, आज दोहे भी बहुत लिखे जा रहे हैं। हमारे प्रदेश में तो एक अर्जुन कवि नाम के व्यक्ति हुए हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने तो दोहा की संख्या इतनी लिख दी कि उनका नाम सुना उसमें है, जो रिकॉर्ड बुक्स में नाम आ गया। लेकिन उन लोगों का क्या मतलब निकला? उन लोगों से हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। तो हमें बदलाव को रेखांकित करना होगा, बदलाव को समझना। लेकिन ये जो धूमेल, रघुवीर सहाय, लीलाधर जगोड़ी, ये लोग जो थे, इन लोगों ने जिस कविता धारा को पल्लवित किया था और इन्होंने जो भदेशपन, जिसको मैं भदेशपन शब्द प्रयोग कर रहा हूं, भदेशपन जो आया था उसको अपना करके एक धारा इसमें से ही निकली जिसको अकविता का नाम दिया गया। अकविता का नाम दिया गया और उसका शास्त्र तैयार किया गया और उसके शास्त्र में एक विजप नाम से कविता संकलन निकला जिसमें 3 कवि थे। विजप का मतलब विमल, गंगा प्रसाद विमल जिनकी अभी मृत्यु हुई है, और जय का मतलब जगदीश चतुर्वेदी जो दिवंगत हो चुके हैं, और तीसरे श्याम परमार। इन तीनों ने कविता का एक संकलन निकाला जिसका नाम विजप था और उनका शास्त्र भी उन्होंने प्रस्तुत किया। उनके लिए किसी तरह की मर्यादा नहीं और कविता को जैसे मर्यादाहीन कर दिया गया। उसमें ऐसे गंदे गंदे चित्रण होने लगे कि जिनसे ऊप होने लगे, जिनसे उपकाई आने लगे और जो हमारे लिए किसी काम के न हो। देखिए कोई भी युग का साहित्य हो, कुछ भी हो, अगर वो हमें कोई दिशा नहीं देता है, कोई दृष्टि नहीं देता है, तो साहित्य हमारे किसी काम का नहीं। कविता के साथ भी ये दुर्घटना हुई। यद्यपि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग आ गए और एक समय ऐसा था जब लघु पत्रिका में जिसे देखो यह कविता छाप रहा है, कविता छाप, लेकिन उस समय भी जो कविता की असली धारा थी, और वो धारा थी मनुष्य को दुख दर्दों में, मनुष्य के अभावों में, मनुष्य की जो पीड़ाएं हैं उनको दूर करने के लिए कुछ ऐसे स्थितियों की तलाश करना जिससे मनुष्य को राहत मिल सके। और उसमें आगे चल करके अरुण कमल भी होते हैं, ऋतुराज भी होते हैं, विजेंद्र भी होते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे सामने आए। मैं आपको बता दूं कि ऋतुराज जी जिनका मैंने नाम लिया वो बांसवाड़ा में प्रिंसिपल भी रह चुके, अंग्रेजी के अध्यापक थे, वो भी हमारी कॉलेज एजुकेशन में, और वो बहुत दिन साथ रहे। लेकिन हम इस रूप में ऋतुराज का शायद नाम न लेना चाहे, लेकिन मैं इसलिए ले रहा हूं कि वो भी बांसवाड़ा से जुड़े हुए हैं। उन्होंने वहां शायद वो बांसवाड़ा से ही सेवानिवृत्त, लेकिन वो हिंदी में बहुत बड़ा नाम है, एक युग को रिप्रेजेंट करता है, एक धारा को रिप्रेजेंट करता है वो नाम। हम उतना नहीं जानते उनके बारे में। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि हम अधिक पढ़ते ही नहीं, हम अधिक मेहनत ही नहीं करना चाहते, हम मानसिक रूप से नए परिवर्तनों के साथ जुड़ना ही नहीं चाहते। हमारी सबसे बड़ी पीड़ा है
हमें लगता है अरे ये तो कुछ नहीं है, तो ये ऐसी कविता लिख दी, ऐसी तो मैं दिन में 1000 लिख दूंगा। तो लिखो भाई, कौन रोक रहा है आप? लेकिन आपको समय मान्यता दे देगा ये कोई जरूरी नहीं है। निराला को बड़ी उपेक्षा झेलनी पड़ी, और सबसे ज्यादा उपेक्षा झेलनी पड़ी मुक्तिबोध को। और मुक्तिबोध को इतनी उपेक्षा झेलनी पड़ी कि वो जीवन काल में उनका एक भी कविता संग्रह छपा नहीं था। और जब उनका जो चांद का बूट टेढ़ा है छपा, और जिसको कि अशोक वाजपेयी और श्रीकांत वर्मा के प्रयासों से छापा गया, जब वो प्रकाश में आया तो मुक्तिबोध मृत्यु शैया पर। लेकिन आज अगर हिंदी कविता के विकास की आप बात करेंगे, स्वतंत्रोत्तर हिंदी कविता की बात करेंगे, तो आप मुक्तिबोध के बिना हिंदी कविता पर बातचीत नहीं हो सकती। तो जो साहित्य होता है, समय उसको अपने आप निखार देता है। आपको क्या पता तुलसी का कितना विरोध हुआ, तो पंडितों ने उनको तो मारने तक की योजना बना दी थी। उनके रामचरितमानस को स्वीकार ही नहीं किया उन्होंने पंडित, क्योंकि उन्होंने उसको देशी भाषा में लिखा था, और वही उनकी ताकत थी। देखिए, एक मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि रामचरितमानस की ताकत क्या है और कविता की ताकत क्या है। मैं ये आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश में एक राजनीतिक परिदृश्य ऐसा आया जब 6-6 महीने और उससे कम के काल के लिए भी बहुत सारे प्रधानमंत्री, उनमें शायद अंतिम थे आई के गुजराल। उस समय कुछ समाजवादी सोच के लोग, कुछ वामपंथी राजनीतिक, कुछ अन्य लोग जो चाहते थे कि देश में स्थायित्व हो और देश की राजनीति का ये जो चलचलपन है ये मिटे, तो उन्होंने सबने मीटिंग की किस तरह से आई के गुजराल प्रधानमंत्री बने रहे और सत्ता थोड़ी स्थिरता के साथ चले। तो बहुत देर मीटिंग हुई, बहुत समय तक मीटिंग होती रही। उनमें जो मीटिंग में शामिल थे, आप लोगों ने नाम सुना हो, शायद नहीं सुना हो, चतुरानंद मिश्र थे, सीपीएम के बहुत बड़े नेता थे। वो उस मीटिंग से सबसे पहले निकले, और वो भी उनमें ही थे जो ये चाहते थे कि सत्ता को स्थिरता मिले तो राजनीति को भी स्थिरता मिले। सबसे पहले वो निकले, पत्रकार उनकी तरफ दौड़े पूछने के लिए कि क्या हुआ। देखिए, मैं ये बात अखबार की पढ़ी हुई कह रहा हूं आप, मुझे याद है कि जब चतुरानंद मिश्र निकले और उनसे पत्रकार पूछे कि क्या रहा, तो उन्होंने एक रामचरितमानस की चौपाई सबको सुना दी। और चौपाई क्या थी? तजऊ आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विध वैदेह विवाह। अब ये लाइन रामचरितमानस में जनक के मुख से कहलवाई है तुलसीदास जी, लेकिन चतुरानंद मिश्र ने कितने संकट की बात को कितने सहज तरीके से अभिव्यक्त कर दिया। ये कविता की ताकत थी। सीपीएम वाले तो रामचरितमानस का विरोध करते हैं, लेकिन चतुरानंद मिश्र उस ताकत को ही इस्तेमाल कर रहे हैं जिस ताकत से चीजें बहुत समझ में आती। तो कविता की जो ताकत है, उस ताकत को हमें समझना चाहिए और हमको अधिक से अधिक कविताएं पढ़नी चाहिए। हम जो हमारे जो आग्रह दुराग्रह बन जाते हैं उनको हमें दूर हटाकर गजल भी पढ़नी चाहिए। मैं थोड़ा गजल के प्रति बहुत ज्यादा उत्साही नहीं हूं, लेकिन लोग लिखे जा रहे हैं, अब मैं तो रोक नहीं सकता उनको। लेकिन वो उनको सोचना चाहिए कि इतनी लिखी जाने के बावजूद गजल को कोई पूछ ही नहीं रहा है, क्योंकि गजल आज का छंद नहीं है, आज का छंद नहीं है। अगर गजल आज का छंद होता तो हमारे लोग द्रुत विलंबित मनहर कवित्व सवैया इसको क्यों छोड़ते हैं? आज आप कविता लिखते हैं, कुछ लोग ब्रज में उससे सुनाते रहते हैं, उनके श्रोता भी सीमित है, उनके कहने वाले भी सीमित है, क्योंकि वो आज का छंद नहीं है। हर चीज की अपनी महत्ता होती है। तो ऐसे ही हमें आग्रह नहीं हो, छंद शास्त्र को समझना चाहिए, हमें समझना चाहिए। लेकिन हम आज भी, मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूं कि आप सभी अध्यापक होंगे और इन चीजों को समझेंगे कि जब आप रस सिद्धांत पढ़ते या पढ़ाते हैं तो आज भी आप केवल उन 4 आचार्यों की चर्चा करते हैं
जब रस निष्पत्ति का सवाल आता है, साधारणीकरण का सवाल आता है, तो आप वहीं से शुरू करते हैं, विभावार भाव संचारी भाव संयोग रस निष्पत्ति, और आप फिर भट्ट लोलट और भट्ट नायक शंकोक और इनसे ही अभिनवगुप्त से लेकर के और आचार्य विश्वनाथ तक आते हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूं, यह अनर्गल सवाल नहीं, यह सवाल यह है कि आप हिंदी का काव्यशास्त्र भी कुछ जानते हैं नहीं जानते? ये सारे, एक तो ये जितना रस सिद्धांत था ये नाटक के संदर्भ में रचा गया, दूसरे इसको काव्य पर लागू कर दिया गया, लेकिन अब हम सब जगह उस साधारणीकरण को लागू, हिंदी के काव्यशास्त्र पर कोई बात करने के लिए तो तैयार नहीं है। केशव को हमने खारिज कर दिया ये कहकर के वो कठिन काव्य का प्रेत है, उनको कवि हृदय नहीं मिला था। लेकिन अलंकारों के बारे में, रस के बारे में, छंद के बारे में उनकी क्या मान्यताएं, क्या उन्होंने कोई अन्वेषण नहीं किया? क्या बिहारी जब ये कह रहा है, एक तो है साधारण सा दोहा है कि यो तो अन्यारे दीघे अन्यारे तिरछे नैन कितनी तरुण समान, ऐसे जिन्हें कितनी औरतें हैं जिनके तिरछे नैन हैं, सुंदर हैं, लेकिन वह चितवन और कछु। अब देखिए ये जो है ना और कछु पूरे दोहे में, और कछु को आप क्या क्या कहेंगे? वो चितवन और कछु जी बस हो जा। अब न इसमें कोई अलंकार भी दिखाई दे रहा है, न कोई रस निष्पत्ति दिखाई दे रही है, लेकिन ये अपने आप में अद्भुत है। पंत जी ने तो अलंकारों के लिए मना ही कर दिया, और वो उन्होंने ये कहा कि वाणी तुम वहन कर सको मेरे इस मन के विचार, वाणी तुझे चाहिए और क्या अलंकार। तो ये भंगिमाएं हैं कविता। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि इन भंगिमाओं पर आप विचार कीजिए। तो जो रीति काल में हमारे कवियों ने जो काव्यशास्त्र तैयार किया है उसको भी समझने की चेष्टा कीजिए। हम आज तक अगर हमसे कोई ये पूछे कि हिंदी का काव्यशास्त्र क्या है तो हम सिर हिला देंगे। लेकिन एक बात बताऊं, मेरी बात आपको अतिरेकवादी लगेगी, लेकिन मैं चुनौती के रूप में ये कह रहा हूं कि अगर असल कविता लिखी गई तो रीतिकाल में ही लिखी। भक्ति काल में तो भक्ति कविता पर चढ़ी हुई है, चाहे वो कबीर हो, चाहे तुलसी हो, चाहे सूर हो, वो अद्भुत कविता है। लेकिन कविता का रचाव कैसे समझा जा सकता है, वो रचाव देखना हो तो हमें रीतिकालीन कविता को समझना हो। तो जो कविता भक्तिकाल से रीतिकाल में आ गई, रीतिकाल से आधुनिक काल में आ गई, आधुनिक काल से आज आ गई है, आज ये सारी धाराएं सक्रिय हैं। गजल लिखने वाले गजल लिख रहे हैं, गीत लिखने वाले गीत लिख रहे हैं, और नई कविता वाले नई कविता लिख रहे हैं, जो राष्ट्रीय कविता वाले हैं वो राष्ट्रीय कविता लिख रहे हैं। किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं। लेकिन हमें कोई भी कविता जो हमें आकृष्ट करती है वो कविता वही होगी जो हमारे जीवन में हमें कुछ देती है, जो हमें एक दृष्टि देती है, जो हमें एक चेतना देती है, जो हमें ये बताती है कि ठहरो और जिंदगी को देखो, जिंदगी में क्या क्या कमियां हैं और इन कमियों को कैसे दूर कर सकते हो, कैसे इनसे लड़ सकते हो। जो हमें संघर्ष की ताकत देता हो वो कविता हमारे लिए अच्छी है। आप मुझे एक बात बताइए, माखनलाल चतुर्वेदी की कविता जो एक पुष्प की अभिलाषा है, उसमें ऐसा क्या है कि उसको बैन कर दिया गया? केवल अंतिम पंक्ति है, वो पुष्प कहता है कि वो न तो भगवान के सिर पर चढ़ना चाहता, न सुंदरी के गले में चाहता, कहीं नहीं चाहता। वो केवल ये चाहता है कि उस पथ पर मुझको तुम देना फेंक, देश मातृभूमि पर शीश चढ़ाए जिस पथ जाए वीर अनेक, उस मार्ग पर मुझे फेंक देना जिस मार्ग पर वीर लोग जा रहे हो। इसको बैन कर दिया गया ब्रिटिश सरकार ने। इसमें ऐसा क्या था? प्रेमचंद की कहानी थी दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जो पहला सोदे रतन नाम का उनका कहानी संग्रह छपा था, उसको बैन कर दिया गया। तो उसमें एक दुनिया का सबसे अनमोल रतन क्या है, वो एक लोक कथा में, और राजकुमारी ये प्रण करती है जो सबसे कीमती रत्न लाएगा मेरे लिए मैं उससे शादी करूंगी। बड़े बड़े राजकुमार लेते हैं,
भागते हैं, रत्न लाते हैं, कोई ये लाया, कोई ये लाया। एक युवक आया, हथेली पर उसके केवल एक लाल बूंद रखी हुई थी, और उसने राजकुमारी से कहा कि ये उस देशभक्त के रक्त की बूंद है जिसने अपने आप को देश पर न्यौछावर कर दिया। राजकुमारी उससे शादी कर। इसमें क्या ऐसा है कि जो ब्रिटिश सरकार को डर लगा प्रेमचंद से? देखिए, ये शब्दों का ही खेल है, और शब्दों को हमें समझना है। और शब्द साधारण नहीं होता, वो पता नहीं जब वो कविता में पड़ जाता है तो उसका अर्थ कितना बड़ा हो जाता है, कितना विस्फोटक हो जाता है, कितना महान हो जाता है। और हमें कविता के उन्हीं अर्थों को समझने की चेष्टा करनी चाहिए, और हमें कविता को समझने का, पढ़ने का, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, पढ़िए उसको, बार बार पढ़िए, बार बार दोहराइए उसको, माथा मारिए। कोई बहुत ज्यादा उस पर लोभित होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा उस पर आसक्त होने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा एक क्रिटिकल दृष्टि रखिए और कविता का पारायण कीजिए। मेरा ख्याल है कि मैं काफी बोल लिया, और मेरे पास कुछ बोलने के लिए शायद है भी नहीं। बोलने को तो मैं और बहुत सारी चीजें बोलूं, लेकिन मैं आप लोगों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मैंने ये एक स्पष्ट सा भाषण आपके सामने दिया, और इस भाषण के बहाने से मैं आप लोगों की तरफ मुखातिब हुआ। अब 84 वर्ष का आदमी तो यही कर सकता है कि लोग उसको सुने, लोग उसको जाने, लोग उसको समझें। तो लेकिन मैं आसक्ति से भरा बूढ़ा नहीं हूं। मैं आज भी बिल्कुल समय के साथ हूं, समय के साथ चलना चाहता हूं। मैं ये भी चाहता हूं कि आप लोग भी मुझसे कहीं आगे जाएं, मुझसे कहीं ऊर्जा आप में है, और उस ऊर्जा का प्रयोग आप अपने लिए और समाज के लिए करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भारद्वाज सर। आपकी उपस्थिति, आपका वक्तव्य ही हमारे लिए एक प्रेरणा स्तंभ का कार्य करता है। आपने जिस वय की बात कही, उस वय में अधिकांश जो समाज में हम देखते हैं, उससे कहीं अधिक वय के लोग ही बहुत से अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ देते हैं जीवन जीने के। और आप न केवल जीवन अपितु साहित्य सृजन और विमर्श में अपनी पूरी जिजीविषा से हमारे साथ, हमारे मार्गदर्शन के लिए खड़े हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। आपका इतना वृहद अनुभव हमारा आज पाथेय बना। महोदय, कुछ जिज्ञासाएं जरूर आई हैं। बिल्कुल आपका। डॉक्टर रूपा सिंह मैडम का एक केवल जिज्ञासा है। अरे वो बड़ी विद्वान है, उनका उत्तर मेरे से शायद न दे पाऊं मैं उनका। महादेवी जी के बाद कविता में स्त्रियों का सशक्त स्वर रेखांकित है। कात्यायनी, गगन गिल, अनामिका, सविता सिंह, नीलेश रघुवंशी। और उसके संदर्भ में वो केवल एक टिप्पणी चाह रहे हैं कि स्त्री स्वर जो है हिंदी कविताओं में, कविता में स्त्री स्वर की उपस्थिति को आप कैसे लेते हैं आदरणीय? इस माध्यम से छोटे से मैं रूपा मुझे सुन रही हो? मैं रूपा से ये कहना चाहता हूँ जी, प्रणाम करते हो जी। नमस्कार। साहित्य का हमने बहुत तरीके से नुकसान किया है, हमने बहुत तरीके से नुकसान किया है साहित्य। जी सर। अब देखिए, साहित्य अपने आप में एक अद्भुत चीज है जी। अब हम इस बात की जिद ठाने बैठे हैं कि साहब स्त्री के स्वर को तो अलग ही पहचाना जाना चाहिए, दलित के स्वर को तो अलग ही पहचाना जाना चाहिए, आदिवासी के स्वर को तो अलग तरीके से पहचाना जाए, निश्चित रूप से पहचाना जाना चाहिए। लेकिन आप ये न भूलें कि चाहे वो स्त्री लिख रही है, चाहे पुरुष लिख रहा है, चाहे आदिवासी लिख रहा है, चाहे दलित लिख रहा है, वो एक समय का प्रतिनिधि है। वो उस साहित्य की समग्र विचार, समग्र धारा का एक अंश है। जब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, रूपा सिंह तो जानती है इसको, कि जब लेनिन के पास स्त्रियां गई तो स्त्रियों ने ये कहा कि भाई हमारे अरे भाई, राष्ट्र की समस्याएं तुम्हारी कोई अलग थोड़ा ही है, तुम्हारी भी कोई समस्या है तो राष्ट्र की समस्या है। जब समस्याओं का हल होगा तो तुम्हारा भी हल होगा। तो हम अलग अलग करके जो हमने ये खानों में बांट दिए,
इस पर आप लोग विचार कीजिए, मेरी बात का कोई अर्थ नहीं होता, मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ। नहीं नहीं ना, मैं बस इतना कहना चाह रही थी कि धूमिल, मुक्ति बोध सब पुरुषों के नाम होंगे तो स्त्रियों के नाम भी लिए जाए, बस अरे मैंने कात्यायनी का नाम नहीं दिया रूपा, कात्यायनी पे अभी एक बच्ची को मैंने शोध कराई और कामायनी पूछ रहा हूँ, कात्यायनी से पूछ लेना का हेतु भारद्वाज से आपका कितना परिचय है। जान के आपको छेड़ रही हो आदरणीय, आप नाम तो लीजिए। नहीं, फिर एक बात और भी तो है ना जी कि हमें ये तो है, जब रूपा सिंह बैठी है तो रूपा सिंह का एहसास तो होना ही चाहिए। अरे सर प्रणाम सर, प्रणाम करती हूँ सर, आशीर्वाद बहुत बना रहे बस। बहुत और बहुत कोई कुछ करे। बहुत आपने बहुत व्यस्त समय में हमारा जो मार्गदर्शन प्रदान किया। मैं आभार के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा विभाग के साथी डॉक्टर कृष्ण बलदेव सिंह राठौड़ सर कि वे आए और आभार ज्ञापित करें। डॉक्टर कृष्ण बलदेव सिंह राठौड़। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा एवं श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा का संयुक्त उपक्रम ज्ञान गंगा राज्य स्तरीय शॉर्ट टर्म ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे दिवस के प्रथम सत्र में आदरणीय डॉक्टर हेतु भारद्वाज सर का पाठ्य हमें प्राप्त हुआ। आपकी साहित्यिक अनुभव की परिपक्वता ही है कि आपने कविता की विकास यात्रा को वस्तुनिष्ठ दृष्टि से हमारे सामने रखा और इतिहास ग्रंथों के तथ्यात्मक ज्ञान से परे इसे पुष्ट करते हुए हमें कविता की विकास यात्रा की सैर कराई। निश्चय ही इस यात्रा से हमारे सामने एक फिल्म सी गुजरी है कविता यात्रा की, हिंदी कविता यात्रा की। आपका हार्दिक आभार। साथ ही मैं समस्त संभागियों के प्रति भी इस गंभीर श्रवण के लिए हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूं और आगे के लिए मनोज पंड्या सर को आमंत्रित करता हूं अग्रिम निर्देश जारी कराएं। बहुत बहुत आभार सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर।